हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सजिक कॉम्पिटिटर्स। आज हम बाल मनोविज्ञान की इस क्लास में देखेंगे ब्रूनर का संज्ञानवादी सिद्धांत, या जिसे हम कह सकते हैं जेरोम ब्रूनर। पूरा नाम क्या है? जेरोम ब्रूनर का संज्ञानवादी सिद्धांत एवं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोनों पर हम चर्चा करेंगे आज। इसके पहले वाले क्लास में हमने जीन पियाजे साहब का संज्ञानवादी सिद्धांत देखे थे, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो चुका है। जीन पियाजे के संज्ञानवादी सिद्धांत से लगभग मिलता जुलता जेरोम ब्रूनर का संज्ञानवादी सिद्धांत है, जहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानवादी सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई गई थी। हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी अवस्था है, और यहाँ पर ब्रूनर साहब का कितनी अवस्था बताई गई है? संज्ञानवादी की 3 अवस्था बताई गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है वो हम देखेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या भाई? जेरोम, पूरा नाम क्या है? जेरोम ब्रूनर का संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक है। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ परिचय इसकी देख लेते हैं भाई साहब के। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो वैज्ञानिक है ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, याद रखिए कौन है भाई? ये जेरोम ब्रूनर भाई साहब क्या थे? जेरोम ब्रूनर कौन थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। चलिए दूसरी बातें, इस सिद्धांत का महत्व शिक्षा को दिया गया है, ठीक है। सिद्धांत का महत्व, सिद्धांत में बोल सकते हैं शिक्षा को महत्व दिया गया है। चलिए एक वर्ड है, जैसे कि मैंने क्या कहा, संज्ञानवादी क्षेत्र। संज्ञानवादी सिद्धांत है तो क्या है? संज्ञानवादी क्षेत्र। और संज्ञानवादी क्षेत्र के अंतर्गत क्या हो सकते हैं भाई? इसके अंतर्गत मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, पहले ही बता चुका हूं, और जब जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत पढ़ाया था, संज्ञान से क्या तात्पर्य है? संज्ञान से तात्पर्य है, ठीक है, अपने ज्ञान से, अपने समझ से, मस्तिष्क में उत्पन्न जो चेतना है उनसे है, मानसिक विकास से है, ठीक है। हम देखेंगे कि अलग अलग स्टेज में, अलग अलग अवस्था में बच्चे किस प्रकार से अपना मानसिक विकास करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी जिस प्रकार से हम चिंतन करते हैं, हम देखेंगे मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, हम बात भी कर चुके हैं कई बार,
तो किस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन करते हैं, किस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, किस अवस्था में बच्चा समस्याओं का हल कर लेते हैं, ठीक है, किस अवस्था में बच्चे समस्या का हल नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अवस्थाएं हम देखेंगे, उसमें आपको समझ आएगा। तो संज्ञानवादी क्षेत्र या संज्ञानवाद का मतलब है कि अपने मस्तिष्क में ठीक है चेतना लाना, और चेतना का विकास, मस्तिष्क में चेतना का विकास, चिंतन का विकास, स्मृति का विकास, स्मरण का विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, संज्ञानवादी क्षेत्र का मानसिक प्रक्रिया है, साथ ही साथ बुद्धि का विकास, ठीक है, बुद्धि का क्या है भाई, विकास। एक चीज और याद रखेंगे कि जो जेरोम ब्रूनर साहब हैं, एक तो जीन पियाजे भाई साहब के बारे में हमने क्या कहे थे कि उन्होंने जो रिसर्च किया था कहने का मतलब है संज्ञानवादी सिद्धांत दिए थे, तो उन्होंने जो एनालिसिस किया है, अध्ययन किया है, किस पर, बच्चों पर। जीन पियाजे ने अपने बच्चे और आसपास के जो क्षेत्र के बच्चे हैं उन पर उन्होंने अध्ययन किया था। लेकिन याद रखेंगे जो जेरोम ब्रूनर है उन्होंने किस पर अध्ययन किया है, बच्चों पर तो किया है, साथ ही साथ प्रौढ़ों पर, वयस्कों पर एवं छोटे बच्चे पर, ठीक है, किस पर, प्रौढ़ों, वयस्क एवं छोटे बच्चों पर क्या किया है, अध्ययन किया है। ठीक है, तो मैंने क्या, बुद्धि का विकास, स्मरण, चिंतन, स्मृति, चिंतन, तर्क, स्मरण। इस प्रकार से यदि आप विकास देखते हैं तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं संज्ञानवाद क्षेत्र, ठीक है, या बोल सकते हैं संज्ञानवादी क्षेत्र। और संज्ञानवादी क्षेत्र संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इनकी 3 अवस्था हैं जिसको हम पढ़ेंगे। ब्रूनर साहब के कितने अवस्था है, ये जो अध्ययन किया है, अध्ययन करने के बाद एक एनालिसिस किया, और एनालिसिस के बाद उन्होंने पाया कि इसको मैं कितने भाग में विभाजित करूं, 3 भागों में। तो जेरोम ब्रूनर के कितने हैं भाई, 3 सिद्धांत के क्या है, सिद्धांत के 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं लिख देता हूं, जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत के, या बोल सकते हैं कि संज्ञानवादी सिद्धांत के 3 अवस्थाएं, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी अवस्था भाई पहले लिख लेते हैं। सबसे पहली अवस्था जिसे हम कहते हैं क्रिया निर्माण विधि, क्रिया निर्माण विधि, या इसे हम कहते हैं क्रियात्मक विधि, क्रियात्मक विधि, क्रिया निर्माण विधि या क्रियात्मक विधि, या इसे ही इंग्लिश में कह दिया जाता है, क्या कहते हैं भाई,
इनएक्टिव स्टेट। दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था या छायात्मक अवस्था, छायात्मक अवस्था या इसी को हम कह देते हैं प्रतिमा आधारित अवस्था। ये क्या है भाई? प्रतिमा। ठीक है, प्रतिमा आधारित अवस्था या इसी को ही हम कह देते हैं एकॉनिक स्टेट। थर्ड और अंतिम की बात करें तो चिन्ह आधारित अवस्था, इसको हम कहते हैं चिन्ह आधारित अवस्था। ठीक है, या बोल सकते हैं इसको संकेत आधारित अवस्था। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक स्टेट। क्या बोलते हैं भाई? सिंबॉलिक स्टेट। चलिए, अगर मैं इनकी बातें करूं, किनकी बातें करूं? क्रिया निर्माण विधि की, तो ये कब से कब तक? जन्म से लेकर, बच्चे के जन्म से लेकर कितने? 2 वर्ष तक की उम्र को। ठीक है, बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष की उम्र के अंतर्गत को क्रिया निर्माण विधि या क्रियात्मक विधि या एनालिटिक स्टेट के अंतर्गत क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक है, चलिए, किसने? ब्रूनर साहब ने। दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था या छायात्मक अवस्था या प्रतिमा आधारित अवस्था या कॉनिक स्टेट। ठीक है, ये जो है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बच्चे, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बच्चे के अंतर्गत ये रखा गया है। और वहीं पर यदि हम बात करें थर्ड नंबर में, जिसको हम कहते हैं चिन्ह आधारित अवस्था या संकेत आधारित अवस्था। ठीक है, तो जो 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु तक, 15-16 वर्ष की आयु तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? चिन्ह आधारित अवस्था या संकेत आधारित अवस्था। इस प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको प्रतीकात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये भी कहते। ठीक है, प्रतीकात्मक अवस्था, तो बहुत सारे नाम हैं लेकिन लगभग सब मिलते जुलते हैं। अगर प्रतिबिंबात्मक कहने का मतलब प्रतिबिंब है, छाया का मतलब प्रतिबिंब बोले या छाया बोले या प्रतिमा बोले या प्रतीक बोले, कहने का मतलब घुमा फिरा कर एक ही है। किसी का चित्र, किसी का फोटो, किसी की तस्वीर, किसी की छाया। ठीक है, किसी का बिंब अगर अब उनके दिमाग में छप जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रतिबिंबात्मक, छायात्मक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आगे। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं, एक एक करके बात करते हैं ब्रूनर साहब का। सबसे पहले क्रियात्मक विधि निर्माण अवस्था।
क्रियात्मक विधि निर्माण अवस्था। ठीक है, और ये जन्म से लेकर 2 वर्ष के मध्य रखी गई है। चलिए, एक चीज याद रखिए, इस अवस्था में बच्चे शारीरिक गामक क्रिया करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? शारीरिक गामक क्रिया। गामक क्रिया करते हैं। ठीक है, शारीरिक गामक क्रिया कहने का मतलब क्या है कि बच्चे इस उम्र में, जन्म से लेकर 2 वर्ष की उम्र में बच्चे तो क्या करेंगे भाई? शारीरिक गामक क्रिया। किस प्रकार की शारीरिक गामक क्रिया? हाथ पर चलाना। ठीक है, क्या है? हाथ पैर चलाना। वैसे होता है कि नहीं? उठना बैठना, बैठना, चलना। ठीक है, वस्तु को खींचना, वस्तु को पकड़ना। कुछ बच्चे ठीक है 2 साल तक चल भी सकते हैं, चलना। ठीक है, हल्का फुल्का जो है दौड़ते भी है, दौड़ना। ठीक है, आदि कार्य आदि क्रिया जब की जाती है शरीर के द्वारा, ठीक है, इस उम्र में बच्चे द्वारा हाथ पैर चलाना, उठना बैठना, चलना फिरना, वस्तु को पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है, दौड़ना आदि जब वे करते हैं तब हम इसे कहते हैं शारीरिक गामक क्रिया। तो ये अवस्था होती है। अब देखिए, ये अवस्था ऐसा नहीं है कि देखिए हमने क्या कहा भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञानवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। और संज्ञानवादी सिद्धांत कहने का मतलब है कि ज्ञान से है। क्या है? ज्ञान से है। लेकिन याद रखिए, ये जो अवस्था है ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। एक जो है नोट याद रख सकते हैं कि यह अवस्था ज्ञान पर आधारित नहीं होता। हालांकि हम क्या कर रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञानवादी सिद्धांत। और संज्ञानवादी सिद्धांत मतलब ज्ञान, चिंतन, मनन, स्मरण, स्मृति आदि का जब विकास होता है, तब जब जो कार्य हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं संज्ञानवादी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। क्या बच्चे ज्ञान लेकर कर रहे हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है? हम तो कर रहे हैं ना। मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ाऊँगा तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं जाना है तो मैं जाऊँगा। लेकिन इस उम्र के बच्चे क्या ये सोचेंगे कि हाथ पर चलाना है तो मैं चलाऊँगा, खेलना तो खेलूँगा? ठीक है, तो इस प्रकार के ज्ञान से मतलब नहीं होता। ठीक है, ज्ञान के आधार पर कार्य नहीं होता। ठीक है, याद रखिए, ज्ञान के आधार पर कार्य नहीं होता, नहीं होता। याद रखेंगे, ये जो अवस्था है, इस अवस्था में ज्ञान के आधार पर कार्य नहीं की जाती, नहीं होता। चलिए, एक चीज यहाँ पर याद रखें, इसमें जो बालक है, जो बच्चे, बालक मतलब बच्चे, ठीक है, बालक जो है वातावरण के प्रति, किसके प्रति? वातावरण के प्रति
क्या होते हैं, प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। अब वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है, कहने का मतलब क्या है भाई, कि जिस स्थान में बच्चे रहेंगे जाते हैं उस स्थान के चीज़ों को छुएंगे, देखेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, घर में है तो चलो घर में, कहीं ले जाइए, पार्क में ले जाइए। ठीक है, पार्क में अगर फूल पत्ती है उसको तोड़ने की जो है स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप कहीं और ले जाइए, ठीक है, तो वहाँ की चीज़ों पर वो आकर्षित होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें अच्छे से दिख जाए तो इस प्रकार से वातावरण के प्रति क्या होते हैं, प्रतिक्रियावादी होते हैं, याद रखेंगे। चलिए, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्रियात्मक विधि निर्माण अवस्था में बस इतना समझिए, ये जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए कहा गया है ब्रूनर साहब ने। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इस अवस्था में बच्चे शारीरिक गामक क्रिया करते हैं। शारीरिक गामक क्रिया कहने का मतलब है हाथ पैर चलाना, उठना बैठना, चलना फिरना, वस्तु को पकड़ना, दौड़ना आदि करते हैं। और वातावरण के प्रति ये क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर वो जाके वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। साथ ही साथ मैंने कहा एक नोट आप देख सकते हैं, लिखा हूँ कि ज्ञान के आधार पर कोई कार्य नहीं करते, सोच समझ के नहीं करते। ज्ञान मतलब सोच समझ के नहीं करते। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर। फर्स्ट हो गया, सेकंड। सेकंड क्या है, प्रतिमा आधारित अवस्था। प्रतिमा आधारित अवस्था। ठीक है, और ये प्रतिमा आधारित अवस्था जो है वो 2 वर्ष से लेकर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 7 वर्ष के मध्य आपको देखने को मिलेगा। किसके अनुसार भाई, जेरोम ब्रूनर के अनुसार। देखिए, प्रतिमा आधारित अवस्था या इसे छायात्मक अवस्था कहते हैं या इसे प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है जिसे कहते हैं संप्रत्यय। ठीक है, संप्रत्यय कहने का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रतिमा आधारित अवस्था किस पर बेस्ड है, किस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट का या प्रत्यय, ठीक है, संप्रत्यय का मतलब होता है किस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, प्रतिमा आधारित बेस्ड है, छाया आधारित बेस्ड है, चित्र आधारित बेस्ड है। ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है, बीम आधारित बेस्ड है। इसका मतलब क्या है, छाया है, चित्र है, बीम है। ठीक है, देखिए बीम प्रतिबिंब का मतलब, बीम या प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि किसी, देखिए इसका मतलब है कि किसी वस्तु का नाम सुनते ही मस्तिष्क में, ठीक है, क्या हो जाता है भाई, प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक
ठीक है, मस्तिष्क में बनना प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई गाय, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में मैं बोलूं गाय, एक वर्ड मैंने बोल दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने गाय बोला तो आपके मन में क्या क्या ख्याल आए? क्या ख्याल है? ठीक है, गाय होती है, ठीक है, काली गाय देखे हैं, चितकबरी गाय देखे हैं, भूरी गाय देखे हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होते हैं, 1 पूंछ होते हैं, गाय दूध देती है। ये आपके दिमाग में आता है कि नहीं? ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे ही किसी चित्र या कहने का मतलब किसी का नाम लेते ही उसके दिमाग में एक बिंब बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना, इसलिए बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो चित्र के आधार पर पढ़ाते हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में आप पढ़ेंगे कि बच्चों को जब पढ़ाने का जो तरीका है, इसलिए जो आप सीटेट वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी ये जो है सीटेट में ये क्या बोलते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं ये सीटेट में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो किस प्रकार से भाई चित्र के हिसाब से पढ़ाते हैं। एप्पल है तो जो ए फॉर एप्पल, तो एप्पल के सामने एप्पल का चित्र है, ठीक है। क फॉर कबूतर, ठीक है, तो कबूतर का चित्र है। खरगोश, खरगोश का चित्र है। इस प्रकार से ताकि बच्चे के दिमाग में, मस्तिष्क में क्या हो जाए, प्रतिबिंब बन जाए, और जैसे ही वो देखे या जैसे वो नाम सुने, हम बोलते हैं ना बेटा बोलो ए फॉर क्या होता है, तो फट से बोल देंगे एप्पल, जो सीख चुके हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैंने क्या कहा, अगर आपके मन में गाय की जैसे होती है तो आपको पता चल जाता है गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है, 1 पूंछ होता है, ठीक है, 2 आंखें होती है। इस प्रकार की चीज़ें आपके मन में घर का जाती हैं तो प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो जेरोम ब्रूनर साहब ने क्या कहा कि 2 से 7 वर्ष की आयु की उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कार्य करते हैं। किसी की वस्तु का नाम सुनते ही उसकी मस्तिष्क में प्रतिबिंब बन जाता है और चीज़ों को समझता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है बातें? चलिए, इसको हम बोलते हैं प्रतिमा आधारित अवस्था। चलिए, थर्ड है एक और, जिसे हम कहते हैं भाई क्या है, संकेतात्मक अवस्था या चिन्ह आधारित अवस्था। चिन्ह आधारित अवस्था। चलिए, और ये आप जानते हैं 7 से लेकर 16 वर्ष की उम्र के बच्चों के अंतर्गत रखी गई है ब्रूनर साहब ने इनको। चलो, इस उम्र में याद रखेंगे, इस उम्र में बच्चे चिन्ह या संकेत या
चिन्ह के आधार पर क्या करता है, सीखता है। ठीक है, इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, चिन्ह और संकेत के आधार पर क्या करता है, सीखता है। ठीक है, चलिए किस प्रकार से, जैसे उनको अगर मैं बोल दूं, इस उम्र में बच्चे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो चिन्ह है संकेत के आधार पर है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि कुछ संख्या है उसको प्लस करिए, कुछ संख्या है उसको माइनस करिए, इस प्रकार की चीज़ें बच्चे क्या करता है, सीखता है। संकेत प्लस है, माइनस है, ठीक है, प्लस है, माइनस है, इनटू है, गुणा है, भाग है, ठीक है, ये सारे चीज़ें जब सीखते हैं इस उम्र के बच्चे संकेत के आधार पर, चिन्ह के आधार पर, तब उसे हम कहते हैं संकेतात्मक या चिन्ह आधारित अवस्था, जो कि 7 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र है। ये किसने कहा है, ब्रूनर साहब ने। ठीक है, और सीखने का तरीका क्या है, बौद्धिक तरीके से। कौन से तरीके, बौद्धिक तरीके से सीखता है। ठीक है, अब बुद्धि लगाने गए और साथ ही साथ अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था है, कौन सी, अमूर्त चिंतन की अवस्था। और अमूर्त चिंतन कहने का मतलब है जो चीज़ हमें दिखाई देता है और उस पर हम चिंतन करते हैं, उसको हम कहते हैं अमूर्त चिंतन। मतलब दिखाई देने वाली वस्तु या दिखाई देने वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, ठीक है, उस पर अगर चिंतन किया जाता है तो उसे कहते हैं अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो बौद्धिक तरीकों से सीखता है, संकेत या चिन्ह के आधार पर सीखता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें। चलिए अब देखिए कुछ चीज़ें हम बात करें यदि, ठीक है, कुछ पॉइंट हम बात करें किससे रिलेटेड। देखिए एक चीज़ याद रखिए, ये जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो जेरोम ब्रूनर साहब है और जीन पियाजे साहब है, तो जीन पियाजे का जो है संज्ञानवादी सिद्धांत है, वो जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत के एक विकल्प के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए कुछ अंतर देख लेते हैं जीन पियाजे साहब और जेरोम ब्रूनर के संज्ञानवादी सिद्धांत। जीन पियाजे एवं जेरोम ब्रूनर की संज्ञानवादी सिद्धांत में अंतर। चलिए दोनों के बीच अगर मैं कहूं जीन पियाजे भाई साहब की, किसकी बात करूं, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के अंतर्गत मैं बात करता हूं तो कुछ पॉइंट्स हैं कि इन्होंने क्या है, अवस्थाएं जो बताई है, अवस्थाओं की संख्या कितनी है, 4 है।
ठीक है, कितनी अवस्था बताई है भाई, अवस्थाओं की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, जैसे संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। दूसरा अवस्था इन्होंने बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूरा नहीं लिखूंगा, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, इन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा अंतिम औपचारिक संक्रियात्मक, पढ़े कि नहीं भाई पिछले क्लास में, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें, जैसे कि संवेदी गामक की बात करें तो संवेदी गामक के अंतर्गत हमने क्या देखे, जन्म से लेकर 2 वर्ष के मध्य को हमने क्या कहा है, संवेदी गामक। फिर पूर्व संक्रियात्मक कहने का मतलब है कितने वर्ष, 7 वर्ष से लेकर कितने वर्ष, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। कब, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। फिर मूर्त संक्रियात्मक 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से कितना, 16 वर्ष। लेकिन यदि हम बात करें जेरोम ब्रूनर साहब, अभी जस्ट हमने देखे, और जेरोम ब्रूनर साहब ने जो अवस्था बताई है, अवस्थाएं बताई है, वो कितनी भाई, वो 3 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, एक अवस्था जिसे क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, अभी देखें, क्रियात्मक अवस्था। एक अवस्था जिसे हम कहते थे प्रतिमा अवस्था, प्रतिमा अवस्था। और तीसरा जिसे हम कहते थे क्या, संकेतात्मक अवस्था या संकेत आधारित अवस्था, संकेत आधारित अवस्था। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा, जन्म से लेकर, क्रियात्मक में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, प्रत्यात्मक में, प्रतिमा में 2 वर्ष से लेकर कितने भाई, आपके 7 वर्ष तक। ठीक है, और अंतिम 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक। यही था हमारा, अभी जस्ट देखिए। ठीक है, यही था, जन्म से लेकर 2 से 7 और 7 से 16। अब देखिए यहाँ दोनों में अंतर क्या है। अब अंतर ये, जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर के जो फर्स्ट दोनों क्या है, सेम है। अवस्थाएं में जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक और जन्म से लेकर 2 वर्ष, गामक क्रिया यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी गामक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो सेकंड और सेकंड भी लगभग सेम है। ठीक है, अवस्था जो है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष, यहाँ पर 2 वर्ष से 7 वर्ष। लेकिन जो मूर्त संक्रियात्मक 3rd और 4th है, जीन पियाजे का 3rd और 4th है, वो किसके समान है, वो किसके समान है भाई, वो जेरोम ब्रूनर के 3rd, जिसके संकेत आधारित अवस्था के समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखें कि जीन पियाजे ने कितने दिए हैं, 4 अवस्था बताए हैं। जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्था बताए हैं। ये पहला क्या हो जाता है, आपका अंतर हो जाता है। क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ अंतर नंबर ए, क्योंकि 1 2 लिख चुका हूँ। अंतर नंबर ए, अंतर नंबर बी, अंतर नंबर बी। बी क्या है, जीन पियाजे ने
वातावरण को क्या माना है, ठीक है। जीन पियाजे का कहना है कि जो व्यक्ति है वो वातावरण के अंतःक्रिया से सीखता है। कहने का मतलब है जीन पियाजे का जो संज्ञानवादी सिद्धांत है, अगर उसकी संज्ञानवादी सिद्धांत अगर वो परिभाषा दिए हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानवादी सिद्धांत की परिभाषा के अंतर्गत ये कह सकते हैं कि व्यक्ति वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा जो सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञानवाद सिद्धांत कहते हैं। किसके? जीन पियाजे के, ठीक है। तो व्यक्ति वातावरण के आधार पर क्या करता है, सीखता है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ यदि हम कहें किसके बारे में, जेरोम ब्रूनर साहब के बारे में कहें तो उन्होंने कहा कि ये शिक्षा, ठीक है, ये जो संज्ञानवाद है वो किस पर महत्व डालता है, शिक्षा पर महत्व डालता है। और जैसे आप शिक्षित होते हैं, आप अपने सभ्यता से जुड़ जाते हैं, आप अपने संस्कृति और सभ्यता को समझ जाते हैं, ठीक है। और ये आप ये समझ गए, इसका मतलब आप संज्ञान हो, ठीक है। आपको ज्ञान की अनुभूति हो गई, ठीक है, ज्ञान अर्जित हो गया, इस प्रकार से उन्होंने कहा, ठीक है। तो शिक्षा को महत्व दिया है और जीन पियाजे ने वातावरण को महत्व दिया। ठीक है, चलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक है, ये तो हो गया आपके जीन पियाजे का, तो पहले हो गया, जेरोम ब्रूनर का हो गया। एक और है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। पूरा नाम है लॉरेंस, क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यार
चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिकता का सिद्धांत बोल सकते हैं। ठीक है, कोहलबर्ग भाई साहब थे, ये जो अमेरिकी के थे, ठीक है, अमेरिका निवासी, चलिए, ये जो नैतिकता का विकास जो होता है वो किस की उम्र में कहा गया है, कितने उम्र में कहा गया है भाई? ठीक है, आपके 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के मध्य के जो विकास है उसको हम नैतिक विकास कहते हैं। और नैतिकता का मतलब क्या है? ठीक है, नैतिक, कौन सही है, कौन गलत है, ठीक है, कौन सा राह सही है, कौन सा राह गलत है, ये सारे चीज़ें क्या कहलाते हैं? नैतिक। ठीक है, चलिए, इसमें आप देखेंगे तो उसमें 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, कितने अवस्था बताई गई हैं? 3 बोल सकते हैं, 3 स्तर है और 7 अवस्था है, बोल सकते हैं 3 स्तर है। इसमें याद रखिए, इसमें कितने हैं? 3 स्तर एवं क्या है भाई? 7 अवस्था है, ये भी याद रखेंगे। तो आपको याद हो जा रहा है धीरे धीरे। जीन पियाजे में 4 अवस्थाएं थी, जेरोम ब्रूनर साहब की 3 अवस्थाएं थी, लॉरेंस कोहलबर्ग के 7 अवस्थाएं हैं, 3 स्तर पर, 3 स्तर 7 अवस्था। ठीक है, ये 3 स्तर कौन कौन से हैं भाई? एक तो आप देखेंगे, एक जिसे हम कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, चलिए, पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा पहले लिख लेते हैं, परंपरागत स्तर, परागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, इस स्तर में देखिए तो ये जो स्तर है, इस स्तर में आपको 3 वर्ष से लेकर, ठीक है, कितने वर्ष से? 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की जो उम्र है, 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की उम्र को हमने किस में रखा है? पूर्व परंपरागत स्तर। 9 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की उम्र को परंपरागत स्तर में रखा गया है, और 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की उम्र को किस में रखा गया है? उत्तर परंपरागत स्तर में रखा है। ये 3 स्तर हैं। ठीक है, चलिए, और 7 अवस्था है। इसमें अवस्था की संख्या कितनी है? इसमें 2 अवस्था हैं। ठीक है, इसमें कितनी अवस्था है? 3 अवस्थाएं हैं। इसमें कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। और इसमें कितनी है? ठीक है, 2 अवस्थाएं। तो हो गया ना 7, 3, 2, 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, 7 अवस्था हो गए। चलिए, अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर क्या कहता है कि किसी बच्चे को इस उम्र में 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की उम्र में किसी बच्चे को, ठीक है, यदि नैतिक कार्य नहीं करता, अगर कोई बच्चा नैतिक कार्य नहीं करता, जो सही कार्य नहीं करता, और सही कार्य के लिए क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए। ठीक है, दंड और नियम बनाना चाहिए। ठीक है, किसके लिए? अनैतिक कार्य के लिए। नैतिक कार्य करेगा तो सही, ठीक है। ठीक है, तो इसके जो
अवस्थाएं हैं, एक इसको हम कहते हैं दंड और दूसरा दंड एवं नियम। क्या है भाई? ठीक है, दंड एवं नियम पर आधारित है, दंड और नियम पर आधारित है। अब कैसे दंड और नियम पर आधारित है? कहने का मतलब इस अवस्था में बच्चे को क्या कहते हैं कि जैसे इस अवस्था में बच्चे अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। दंड कहने का मतलब थोड़ा मोड़ा दंड, हल्का थोड़ा मोड़ा दंड भय रहना चाहिए उनके मन में, दंड देने कि भाई हम ऐसे कार्य करेंगे तो हमें दंड दिया जाता है। जैसे स्कूल में, अगर स्कूल में क्या कहा जाता है कि भाई आप होमवर्क करके लाइए, ठीक है, टीचर ने एक बार दो बार बोल दिया, ठीक है, स्टूडेंट करके आए नहीं, टीचर ने कुछ नहीं किया, फिर बोल दिया कि भाई कल करके आइएगा, फिर नहीं करके आया, टीचर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यदि टीचर पहली बार में ही, ठीक है, पहली बार में ही यदि अगर बोल दिया है कि होमवर्क करके लाइए, अगर नहीं करके लाते तो अगर उनको दंड देते हैं, ठीक है, कि स्कूल के बाहर उनको खड़ा कर देते हैं, बेंच के ऊपर खड़ा कर देते हैं, ठीक है, या कुछ अलग प्रकार के जो दंड देते हैं, तब बच्चे के मन में ये हो जाएगा कि भाई हमें ऐसा कार्य नहीं करना है, या हमें होमवर्क करके लाना नहीं तो होगा तो हमें दंड मिलेगा, हमें नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर ऐसी चीज़ें होती है तब वो अनैतिक कार्य नहीं करेगा, नैतिक कार्य करेगा। ठीक है, तो इसको किस में रखा है? पूर्व परंपरागत स्तर। तो 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के जो बच्चे हैं के अंतर्गत 2 अवस्थाएं हैं, दंड एवं नियम। ठीक है, तो दंड देने के कारण वो अनैतिक कार्य नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, परंपरागत स्तर में 3 अवस्थाएं हैं। एक है सहयोगकर्ता, ठीक है, दूसरा समाज और तीसरा विद्यालय। देखिए, वो नैतिक किस प्रकार जो है, नैतिकता का विकास किस प्रकार से होता है उनके मन में? विद्यालय। ठीक है, एक तो नैतिकता का विकास पूर्व परंपरागत स्तर में हमने देख लिया कि यदि अगर गलत कार्य करेंगे या अनैतिक कार्य करेंगे तो दंड मिलेगा, तो हम नैतिक कार्य करेंगे। ये तो पहला स्टेज था। दूसरे स्टेज में क्या कहा गया है कि ठीक है, दूसरे चरण में क्या कहा गया है कि 3 अवस्थाएं होती है सीखने की। एक तो सहयोगकर्ता कहने का मतलब, ठीक है, जो सहयोग करे कहने का मतलब घर के सदस्य हो सकते हैं, माँ बाप, परिवार के लोग हो सकते हैं, कि उनको देखकर कि भाई ये, ठीक है, उनके साथ रख, उनका सहयोग कर कि बेटा ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत कार्य है। ठीक है, चोरी करना गलत कार्य है। ठीक है, किसी को गाली देना गलत बात है। इस प्रकार की अगर बातें हम बच्चों को सिखाते हैं, कोई नैतिक, ठीक है, अनैतिकता को दूर भगा के नैतिक कार्य उनको सिखाते हैं, तो ये सीख जाते हैं। तो ये चरण है। फिर साथ ही साथ वो समाज में रहकर सीखता है, वो विद्यालय में सीखता है। ठीक है, समाज में सीखता है, समाज में, अच्छे समाज में सीखता है, विद्यालय में सीखता है। इसको हम कहते हैं परंपरागत स्तर, जो 9 से 12 वर्ष की उम्र के अंतर्गत देखी जाती है। ठीक है, थर्ड स्तर में 2 बातें हैं। 2 बातें कहने का मतलब है, इसमें भी क्या है भाई, थर्ड स्तर में 2 अवस्थाएं हैं। एक औपचारिक मूल्य और सार्वभौमिक। औपचारिक मूल्य और सार्वभौमिक। ठीक है, औपचारिक मूल्य कहने का मतलब है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। तो 15 से 18 वर्ष की उम्र में जब ये पड़ाव पार करते जाएंगे, पूर्व परंपरागत, तो बच्चे ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि भाई कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है।
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं औपचारिक मूल्य। ठीक है, कोहलबर्ग साहब ने ये भी कहा है कि नैतिक मूल्य का जो है विकास या नींव, नैतिक मूल्य का जो नींव है वो 10 वर्ष में रखी जाती है। ठीक है, रखी गई है। नैतिक विकास की नींव 10 वर्ष में रखी जाती है। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत ये 3 हैं और तीनों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है बातें? आगे बढ़ें, आगे बढ़े कहने का मतलब है ये आपका हो गया। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में हम बात करेंगे आगे, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बात करेंगे बुद्धि। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है हम लिए थे ब्रूनर का संज्ञानवादी सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये हो चुका है। क्लियर है बातें? चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।